नमस्कार दोस्तों। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक लूसेंट के ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आपका स्वागत है। पिछले 3 वीडियो में हमने लगभग 750 क्वेश्चन को कवर कर चुका। तो चलिए चौथा वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त जो थे कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। यहाँ पे सुमेलित करना है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे सुमेलित करते हैं हम लोग। तो प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, तो इसमें हो जाएगा समुद्रगुप्त में। बिलसठ स्तंभ लेख कुमारगुप्त में, अभित्री स्तंभ लेख या स्कंदगुप्त, और मंदसौर लेख बंधुवर्मन में, यानी सीधा सीधा होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसे व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोलविद एवं गणितज्ञ हुआ? तो आर्यभट्ट हुए। महान खगोलविद एवं गणितज्ञ हुए आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था इतिहासकार V.A. स्मिथ। नेक्स्ट कह रहा है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था इसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो स्कंदगुप्त हुनों को भारत पर आक्रमण होने से रोके थे। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था गुप्त राजवंश। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो गुप्त काल से। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है क्योंकि यह विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, इसलिए नाम के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य लगा हुआ रहता है। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह नालंदा विश्वविद्यालय था। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसंग आया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था चाइना से। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था तो गुप्त काल। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो चीन का निवासी था। फाहियान चीन का निवासी था। सेतुबंध के रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश के शासक थे? तो वाकाटक वंश के शासक थे। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया, और समुद्रगुप्त है जो बीना बजाते थे। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? तो सक्रोपम कहा गया कहाम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो बोधगया में। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो शकों का उन्मूलन करने के बाद। शकों को जब हरा के यहाँ से हरा दिए थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय, और यहाँ से भगा दिए थे, तो विक्रमादित्य की उपाधि खुद धारण किए थे। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता तो विष्णु थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो शकों के पराजित करने की खुशी में। मेहरौली दिल्ली में जो है मेहरौली स्थित स्तंभ लेख का निर्माण किस सदी में हुआ? तो चतुर्थ सदी में हुआ, और अभी तक इसमें ये लौह स्तंभ है, और अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। अपने आप में एक अजूबा। 27 नंबर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, फाहियान और हेनसंग ने ... के राजाओं को देखा, यानी किसके राजाओं को दोनों मिलकर देखे थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन दोनों के, मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन को देखे थे फाहियान, और हर्षवर्धन हेनसंग के। नेक्स्ट, धन्वंतरी थे। धन्वंतरी क्या?
तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों में से एक थे ये धन्वंतरी, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धन्वंतरी चिकित्सक थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे, नवरत्न। उनमें से एक नवरत्न धन्वंतरी थे, जो एक चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। नेक्स्ट, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण इसमें नहीं मिलता है। फाहियान जो ग्रंथ लिखे हैं फुकुओकी, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो गुप्त स्थापत्य कला का सबश्रेष्ठ मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो 16, 17 और 18 नंबर वाला जो गुफा है उसका निर्माण गुप्त काल में हुआ। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में से जुड़े थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। गुप्त संवत जो 319 और 20 से है, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के। गुप्त काल का प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, कला एवं साहित्य के क्षेत्र में एकदम चरम पे था यहाँ पे इसके काल में कला एवं साहित्य गुप्त काल में, इसलिए गुप्त काल को क्लासिकल युग का काल भी कहा जाता है। सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो धमेख स्तूप का निर्माण गुप्त काल में हुआ, जो सारनाथ में। नेक्स्ट, गुप्त काल के सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल के सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कुमार संभव लिखा कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुआ था। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का छठा भाग यही दर था। भू राजस्व दर था उपज का छठा भाग। गुप्त काल में भू राजस्व का दर उपज का छठा भाग, गुप्त काल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 43 नंबर क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश में सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी कृति में बनाया गया? तो चंद्र की कृति में, यानी चंद्रगुप्त के कृति में, चंद्रगुप्त प्रथम। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक कौन थे? तो अग्निमित्र थे। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उनके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग स्तंभ लेख है, अभिलेख है, समुद्रगुप्त का जो प्रयाग अभिलेख है उसी में सैनिक उपलब्धियों के बारे में वर्णन मिलता है समुद्रगुप्त का। आय कह रहा है कि निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की थी? तो गुप्त काल में ही स्त्रियों के बराबर पुरुष के अधिकार थे यहाँ पे। आगे कह रहा है कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो गुप्त राजवंश था जो हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? तो लिखा क्या क्या है? तो मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ये सब लिखे हैं कालिदास। जानकी हरण कालिदास द्वारा लिखित नहीं है। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसे गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो बाग, मध्य प्रदेश में एक जगह है बाग, यानी धार, यहीं है अजंता गुफाएं के जैसा गुफा। नेक्स्ट,
गुप्त वंश ने क्या कितना अवधि तक शासन किया? तो गुप्त वंश 319 ईस्वी से 500 ईस्वी के लगभग शासन किया था। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई तो गुप्त काल में प्रारंभ हुआ। बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में ही प्रारंभ हुआ। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो गुप्त काल में जारी किए गए। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ? तो अभिज्ञान शकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख में। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। पहले कौन आए? चलिए, तो यहाँ पे क्रम से हम लोग लगाएंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा चंद्रगुप्त, उसके बाद समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त, मतलब सीरियल नंबर से है, यानी ऑप्शन नंबर ई सही है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर बयाना, भरतपुर में एक जगह है बयाना, यहीं से प्राप्त हुआ है सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर। आगे हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कुमारगुप्त प्रथम को माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक यही थे। अच्छा, आगे कथन और दोनों कथन है ए और आर। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। हाँ, तो ये तो सही है। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्थाओं का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है, सही है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्याख्या तो नहीं कर रहा, यानी कि दोनों सही है किंतु व्याख्या नहीं है, यानी बी आंसर। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? तो ताम्रलिपि, ताम्रलिप्ति से। ताम्रलिप्ति एक जगह है, मतलब पतन है, वहीं से होता था। नेक्स्ट, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो रूपक कहलाते थे। अब मिलान करना है तो हम लोग इसको मिलान करेंगे। तो सबसे पहले विशाख दत्त, ये तो नाटक है। बराह मिहिर, तो बराह मिहिर है खगोल विज्ञान से संबंधित है बराह मिहिर। चरक जो हैं ये किससे संबंधित है? तो चरक हैं जो चिकित्सा से संबंधित है, और ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। समुद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो उज्जैन था। कालिदास के किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो अभिज्ञान शकुंतलम। इनकी गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है, अभिज्ञान शकुंतलम का, जो कालिदास द्वारा रचित है। वर्तमान गणित के दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? तो गुप्त युग को है। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश का पतन के कारण नहीं था? तो क्या था गुप्त वंश के पतन के कारण? तो स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना। स्कंदगुप्त जो हुनों को आक्रमण को रोके थे, इसके बाद जो भी शासक आए उनकी शक्तियाँ कमती गई। हुनों का आक्रमण ये भी एक कारण था पतन का। प्रांतीय शासकों का विद्रोह ये भी एक कारण था। चलिए, और ये कारण नहीं था। नियंत्रण के लिए आंतरिक कला ये नहीं था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने ही बीना बजाते हुए आकृति में अंकित? तो समुद्रगुप्त बीना बजाते हुए इनकी आकृति मिली है सिक्कों पर। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध क्या किससे है? तो चिकित्सा से। नवनीतकम का संबंध चिकित्सा से। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक? रामगुप्त तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक थे रामगुप्त। नेक्स्ट, यहाँ पे सुमेलित करना है, तो सुमेलित करेंगे हम लोग।
तो समुद्रगुप्त था प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। चंद्रगुप्त द्वितीय तो मेहरौली स्थित लौह स्तंभ। स्कंदगुप्त तो हो जाएगा भीतरी स्तंभ लेख। और बुद्धगुप्त पाटलिपुत्र ताम्रलिपि ताम्रपत्र। चलिए तो ये सीधा सीधा हो जाएगा। नेक्स्ट एक और मिलान करना है, इसको भी निपट ही लेते हैं। तो कुमार देवी प्रकार, तो कुमार देवी प्रकार हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम में। और वीणा वादक प्रकार हो जाएगा समुद्रगुप्त में, क्योंकि समुद्रगुप्त वीणा बजाते थे, सिक्कों में यह प्रमाण मिला है। चक्र विक्रम प्रकार है जो चंद्रगुप्त द्वितीय का है। कार्तिकेय प्रकार है कुमारगुप्त प्रथम का। तो ऑप्शन नंबर ए सही सीधा सीधा है। नेक्स्ट अभी मिलान करने वाला खूब मिल रहा है। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम तो महाराजा धीराज के पास धारण किए थे। समुद्रगुप्त अश्वमेघ पराक्रम का। चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत का। स्कंदगुप्त शाक्रोपम का। तो सीधा सीधा यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट चलिए तो कह रहा है चंद्रगुप्त प्रथम तो कुमार देवी लिच्छवी की पत्नी थी। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी कुमार देवी जो लिच्छवी की राजकुमारी थी। रामगुप्त तो ध्रुव देवी। समुद्रगुप्त दत्ता देवी। रुद्रसेन द्वितीय प्रभावती गुप्त। नेक्स्ट किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो समुद्रगुप्त। ये दक्षिण की ओर भी 12 राज्यों पर धर्म विजय किया था। सर्वराजोच्छेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण किया? तो समुद्रगुप्त ने धारण किया था। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह द्वितीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों को अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। शकों को अंतिम रूप से उन्मूलन किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। यहाँ पे मिलान करना है तो आर्यभट्ट तो आर्यभट्टीय हो जाएगा रचना। धन्वंतरी नवनीतकम हो जाएगा। और ब्रह्मगुप्त ब्रह्मा सिद्धांत और बराहमिहिर पंच सिद्धांत तक। ये सीधा सीधा हो जाएगा। नेक्स्ट तो यहाँ पे सीधा सीधा सही है। आगे करेंगे सुदर्शन झील। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था तथा इसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्र दामन ने करवाई थी कि दूसरी मरम्मत किसने करवाई? तो स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। नेक्स्ट ये भी मिलान करना है तो चलिए हम लोग मिलान करेंगे। द भोक्ति जो था ऊपरी मतलब भोक्ति जो प्रांत को कहा जाता था, इसके प्रशासक को ऊपरी कहा जाता था। विषय मतलब जिला, इसके प्रशासक को विषयपति, नगरपति और ग्राम के ग्रामी कहा जाता था। नेक्स्ट चलिए कह रहा है कि कौन सुमिलित नहीं है? तो नहीं है उसको छोड़ते हैं, पहले है जिसको पढ़ते हैं। तो महासंधि विग्रहिक तो युद्ध एवं शांति का मंत्री। महादंड नायक सेना का सर्वोच्च अधिकारी। विनय स्थिति स्थापक धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी। और महाश्वपति गज सेना का अध्यक्ष। तो इसमें कौन है? तो महाश्वपति गज सेना का अध्यक्ष नहीं होता था, बाकी सब सही है। एक और सम्मिलित करना है तो क्षेत्र भूमि तो कृषि योग्य भूमि कहा जाता था क्षेत्र भूमि। वास्तु भूमि तो विनय निवास योग्य भूमि वास्तु भूमि। अप्रहत भूमि जंगली भूमि एंड खील भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। ये सीधा सीधा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे ए प्रयाग प्रशस्ति सही सम्मिलित नहीं है।
नेक्स्ट, कौन सही नहीं है यहाँ पे 85 नंबर में? तो यहाँ पे सही नहीं है तो वानबाट, अष्टांग हृदय, ठीक है। कामंदक, नीतिसार, विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस, भर्तहरि, मेघदूती, गलत है। सूची 1 एवं 2 में सुमेलित करना है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, तो हो जाएगा श्रेष्ठी साहूकार, सर्वा व्यापारी, कुलिक शिल्पी कारीगर, कायस्थ लेखक। ऑप्शन नंबर ए। मिहिर कुल का समान था, तो मिहिर कुल का समान था हुन से, मिहुर कुल का समान था हुन से। कनौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले, तो कनौज को सबसे पहले महत्ता प्रदान करने वाले मौखरी वंश। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिक को ध्यान क्यों खींच रहा है? क्योंकि उसकी जंग रोधकता के कारण वो ध्यान खींच रहा है। नेक्स्ट, कह रहा है कि प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता गुफा और दूसरा तो बाघ गुफा है। आगे कह रहा है कि पुंडलवर्मन भुक्ति, मतलब जिसको प्रांत भी कहते हैं, अवस्थित थी कहाँ? तो उत्तरी बंगाल में अवस्थित थी। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त। ये उत्तर गुप्त उत्तरकाल, हम लोग गुप्त उत्तरकाल छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम रहती है। विविध करेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या आयतन का केंद्र नहीं था? तो कौशाम्बी। शून्य की खोज किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित होती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे, तो बड़े पत्थरों से गिरी हुई समाधियां या कब्र। नेक्स्ट, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो पंचतंत्र का, जिसे विष्णु शर्मा ने लिखा था। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन है न्यूमिस्मेटिक्स। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित। नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने किया। विक्रम संवत तो जान ही रहे हैं 58 ईसा पूर्व, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, और शक संवत 78 ईस्वी हो जाएगा। अच्छा, हेलो 10 नंबर देखते हैं। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट स्थित है कंबोडिया में। पूरा प्रश्न काल में आदि मानव के मनोरंजन के क्या साधन थे? तो शिकार करते थे खाली टाइम में। नियुक्ति में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। स्वप्न वासवदता के लेखक कौन है? तो भास। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो मिलिंद पन्हो। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज तो क्रो मैग्नन मनुष्य है। आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज है तो क्रो मैग्नन मनुष्य ही है। आगे नेक्स्ट कह रहा है, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस प्रकार
स्थल की खुदाई से प्राप्त हुआ? तो तोंडी से। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप? तो ब्राह्मणी लिपि। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? गेहूं एवं जौ। गेहूं और जौ सबसे पहले मानव उपजाए थे, गेहूं एवं जौ। चलिए, जोड़ा सम्मिलित नहीं है कह रहा है। चलिए, तो है कौन कौन? रवि कीर्ति के पुलकेशिन द्वितीय, भाभूति कन्नौज के अशोकवर्मन और हरि सिंह के हासिल, तो गलत हो गया, दंडी हो गया, नरसिंह वर्मन। आगे कह रहे काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक का क्या नाम था? देखता हूँ, लेखक को ज्ञात था, तो अरिका मेडू। आय कह रहा है कि ताम्रराज से ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह दफना कर रखते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। यहाँ पे सुमेलित करना हम लोग 25 नंबर में सुमेलित करेंगे। तो कह रहा है कि रामेश्वरम, तो रामेश्वरम कहाँ? तो तमिलनाडु। द्वारका है गुजरात में। और सारनाथ हो गया यूपी। और महाकाल हो गया, महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, मालती माधव के लेखक? तो मालती माधव के भावभूति। आगे कह रहा है कि निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो क्रो-मैग्नन मानव जो है नवीनतम समझा जाता है। नेक्स्ट, इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री के पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस को संबंधित है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो सिंधु एवं झेलम के बीच स्थित था। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कह रहे कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस थे जो भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करवाए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खादान को देश में संकट हाल का उपयोग हेतु संरक्षित करने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो सुगौरा ताम्रलेप है जो। भारत में निम्नलिखित के आगे का शाही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे नगर संस्कृति हो गया, फिर लोहे का हल, फिर आहत सिक्का, आहत मुद्रा चांदी का सिक्का हो गया और सोने का सिक्का हो गया। 4 3 2 1 यानी ये आंसर सही। यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो मणिग्राम, व्यापारियों का एक निगम था मणिग्राम। पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, तो 601 वर्ष हो जाएगा। चलिए, अब मिलान करना है यहाँ पे। गुप्त हो जाएगा देवगढ़ में, चंदेल खजुराहो में हो जाएगा, और चालुक्य बादामी में हो जाएगा, और पल्लव पनमैलय में हो गया। नेक्स्ट,
यहाँ पे मिलान करना है। तो चेर की राजधानी तो करियो या वाजी। चोल की राजधानी पूहर, कावेरीपट्टनम या उरैयूर चोल की राजधानी। पांड्या की राजधानी कोकोई या मदुरई। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक तो विशाख दत्त। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सा धारणा एक जैसी है? तो कर्मवाद में विश्वास करता है तीनों। नेक्स्ट, बिहार महान धार्मिक केंद्र है तो सभी के लिए, मतलब सिख, जैन, बौद्ध सभी के लिए महान धार्मिक केंद्र है बिहार। कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन है? हिंदू गीता, बौद्ध धर्म धम्मपद, मुस्लिम धर्म कुरान, जैन धर्म बाइबल। नहीं, गलत है। आयकर निम्नलिखित युग में कौन एक सही सुमिलित नहीं है? सही सुमिलित नहीं है तो मालवी कहानी मित्रम कालिदास हो गए, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त हो गए, सौंदरानंद हो गए, आशु घोष, कर्पूर मंजरी हर्ष नहीं। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था तो तांबा। प्राचीनतम भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का प्रयोग आम था। तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिरूपण शुरू हो चुका था। पाँचवीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था और 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो कौन सा सही है? तो सही है ये तीसरा, 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? तो एक गणतांत्रिक जनजाति थे। बोरोबुदुर किसका स्थल है? तो जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहद स्तूप है बोरोबुदुर। कहाँ? तो जावा में। जावा कहाँ? तो इंडोनेशिया में। चलिए दोस्तों, आज तक यहीं तक। अगला वीडियो में हम लोग कल करेंगे सल्तनत काल के बारे में। पूरा सल्तनत काल को एक ही वीडियो में ख़त्म करने का कोशिश किया जाएगा। अभी तक के नमस्कार।